गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस पढ़ेंगे। मीन्स इस टॉपिक में हम लोगों को ये बताना है कि कौन सा कंपाउंड कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रांग है और कौन सा वीक है। हम लोग जब HCOOH और CH3COOH की बात करते हैं तो CH3COOH और HCOOH में कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्ट्रांग होगा इसके बारे में हम लोगों को आज डिस्कस करना है और उसी कंसेप्ट का नाम दिया गया है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अगर हम लोग लुईस कंसेप्ट की बात करते हैं तो लुईस कंसेप्ट में उन्होंने ये तो बताया कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है एसिडिक होगा, कौन सा मॉलिक्यूल बेसिक होगा, इसके बारे में तो उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। लेकिन अगर हम दो कंपाउंड्स के बीच में कंपैरिजन कर देते हैं, सपोज हमने एक कंपाउंड ले लिया CH3COOH और दूसरा कंपाउंड ले लिया HCOOH, तो इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है ऐसा कंसेप्ट लुईस बेस ने नहीं बताया। तो हम लोगों को आज के लेक्चर में रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस के बारे में पढ़ना है। मींस हमें यह बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल स्ट्रांग एसिड होगा और कौन सा मॉलिक्यूल वीक एसिड होगा। सेम यही कंडीशन हम लोग बेस में भी निकाल सकते हैं। इस आज के लेक्चर में ये भी सीखेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल कौन सा बेस वीक होगा और कौन सा बेस स्ट्रांग होगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को, जिससे हमारी केमिस्ट्री की अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिल पाए। देखो तो शुरू करते हैं। आज हम लोगों को रिलेटिव स्ट्रेंथ पढ़नी है। क्या पढ़ना है? रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है क्या, देखो जरा। हमने लिखा रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस। एसिड बेस का रिलेटिव स्ट्रेंथ बताना है। स्ट्रेंथ का मतलब है हमें एसिड और बेस के नेचर के बारे में बात करनी है कि कौन सा मॉलिक्यूल स्ट्रांग होगा और कौन सा वीक होगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ बेसिकली एक कंपैरिजन है। क्या है? कंपैरिजन। यहां पर हम लोग कंसंट्रेशन के बेस पर दो एसिड या दो बेस के बीच में रेशियो निकालते हैं। उसी रेशियो को रिलेटिव स्ट्रेंथ बोला गया। देखो अगर हम लोग इसके डेफिनेशंस की बात करेंगे तो इसके डेफिनेशन में लिखा जाएगा द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ two acids or base is known as relative strength। दो एसिड और बेस के रेशियो को क्या बोला गया? रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ एसिड फर्स्ट डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सेकेंड। सेम अगर हम लोग बेस की बात करते हैं तो हम लोग लिखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ, यहां पर लिख लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बेस फर्स्ट डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ बेस सेकेंड। ठीक है। अब एक चीज और समझ लो, जो ये हम लोग स्ट्रेंथ निकालते हैं वो स्ट्रेंथ बेसिकली H प्लस के आयंस के डिस्पर्समेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मींस हम लोग ये कह सकते हैं कि जब हम लोग किसी भी एसिड या बेस के स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करते हैं तो वहां पर उसकी कंसंट्रेशन से मतलब नहीं है हमको,
बल्कि हमें उसके डिस्पर्जमेंट से मतलब है कि कौन सा आयंस रिलीज हो रहा है। तो कोई भी मॉलिक्यूल जितना जल्दी, जितना इजीली H+ आयन को डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और जो कंपाउंड्स इजीली H+ आयन नहीं देता है, उसको हम लोग वीक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, जैसे जो किसी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स ऑन डिस्पर्समेंट ऑफ H+ आयन एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ आयन। तो हम लोग ये एक बार नोट कर लेंगे। देखो, कैसे लिखेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, strength of acid does not depend on its concentration, but depends on H+ ion furnished by it। मीन्स किसी भी एसिड का जो स्ट्रेंथ है वो उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि किस पर डिपेंड करेगा? उसके H+ आयंस के फर्निश्ड होने पर। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है और हम उसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक लेके जाएं, मीन्स हम उसको डाइल्यूट करते चले जाएं, और फिर हम किसी भी एसिड्स के बीच का नेचर का पता करते हैं, तो उस एसिड का जो एसिडिक नेचर होगा वो ऑलमोस्ट बराबर होगा बाकी के वीक एसिड से। मीन्स इस बात का मतलब क्या है? अगर हमारे पास मान लेते हैं दो एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है, और हमने दोनों ही एसिड को डाइल्यूट करना शुरू किया और हम उनको इनफाइनाइट तक डाइल्यूट कर दें। कब तक डाइल्यूट कर दें? इनफाइनाइट तक। तो उस केस में हमसे अगर ये पूछा जाए आफ्टर डाइल्यूशन या एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो आपको एक चीज याद रखना है, वहां पर उन कंपाउंड्स का जो एसिडिक नेचर होगा वो ऑलमोस्ट क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्विमोलर हो जाती है, जिसकी वजह से उनके जो हाइड्रोजन को डोनेट करने की, हाइड्रोजन को फर्निश्ड करने की कैपेसिटी होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है। इसीलिए हम लोग वहां पर ये बात डिस्कस करते हैं। तो चलो ये हम लोग नोट कर लेते हैं। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट dilution, the strength of all acids almost equal। क्या लिखा है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द स्ट्रेंथ ऑफ ऑल एसिड ऑलमोस्ट इक्वल। मींस अगर हम लोग मॉलिक्यूल को इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक लेके जाएंगे तो उनका जो एसिडिक नेचर होगा वो ऑलमोस्ट कैसा होगा? इक्वल होगा। अब एक चीज और, यहां पर जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर। क्यों? क्योंकि जब हम मॉलिक्यूल्स को डिसोसिएट करेंगे, जब हम उसको डाइल्यूट करेंगे, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ का वैल्यू होगा वो ऑलमोस्ट कैसा होगा? इक्वल। तो उस केस में हम लोगों को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कंपेयर करना पड़ेगा। तो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो किस पर डिपेंड करेगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर। तो हम लोग ये पॉइंट यहां पर लिख लेते हैं। It depends on degree of dissociation। ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर डिपेंड करेगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा, जो हम लोगों ने ओस्टवाल्ड के टाइम पढ़ा था। तो फटाफट ये हमारे पास इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस का कंसेप्ट था। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ये देखा कि एसिड और बेस का स्ट्रेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं और एसिड और बेस का स्ट्रेंथ डिपेंड किस पे करता है। तो अब हम लोगों को
इसके आगे कंटिन्यू करना है और एक फॉर्मूला ड्राइव करना है, जिसमें हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू ये फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे। फिलहाल आप लोग ये नोट कर लो। चलो हम दो एसिड के बीच में कंपैरिजन लेके चलते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो एसिड हैं और दोनों ही एसिड्स के बीच में हम लोगों को रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो समझो। ये बोर्ड थोड़ा सा काला हो गया है, देखो जरा क्या लिखेंगे। हमने मान लिया लेट, या ऐसे ले लेते हैं, लेट HA1 and HA2 are weak acids। हमने मान लिया कि दो एसिड लिए गए, एक को मान लिया HA1, दूसरे को मान लिया HA2। तो सबसे पहले हम लोग एसिड A के लिए बात करते हैं। फॉर HA1 एसिड, HA1 एसिड की बात की जाए तो जब ये HA1 एसिड डिसोसिएट होगा, मान लेते हैं ये HA1 एसिड है और ये क्या हुआ, ये डिसोसिएट हुआ, तो ये H प्लस प्लस A1 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग इसकी कंसंट्रेशन पर डिस्कस करते हैं। मान लिया इनिशियल कंडीशन पर जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, इसका C मान लेते हैं और इन दोनों का 0। लेकिन जब यहाँ पर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा तो अब इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, C1 माइनस अल्फा और यहाँ पर C अल्फा और C अल्फा। अब एक्चुअली क्या है, हम लोगों ने यहाँ पर दो एसिड लिए, तो हम क्या करते हैं, इसका कंसंट्रेशन C1 मान लेते हैं और इसका डिग्री अल्फा 1, मतलब ये आपका अल्फा 1, ये आपका अल्फा 1, ये आपका C1 और ये आपका C1। अब हमने क्या निकाला, एट इक्विलिब्रियम। और जब हम लोग इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे तो हम लोग जानते हैं हम लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होता है। तो हमने मान लिया इस एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1 है, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा Ka1 इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ A1 माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA1, ठीक है बेटा। तो हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर H प्लस का वैल्यू क्या है, C1 अल्फा 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, C1 अल्फा 1 अपॉन C1 1 माइनस अल्फा 1। ये C1 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम लोग फिर से लिख देंगे, इफ अल्फा 1 इज लेस देन 1, तो फिर अब यहाँ पर क्या बनेगा, Ka1 इक्वल टू C अल्फा 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर C1 है, अगर हम लोग यहाँ पर अल्फा 1 की बात करते हैं, नाउ अल्फा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ Ka1 अपॉन C1। बस इतना निकाल के हम लोग इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। क्यों ऐसा क्यों किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्यों मान लिया, क्यों रोक दिया, क्योंकि अभी हमने क्या बोला, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो आपका कंपेयर है किसका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का इन दोनों एसिड के बीच का। तो हम लोगों को अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 निकालना है। तो अभी हम लोगों ने HA1 एसिड को लेके अल्फा 1 निकाला। अब हम लोग एसिड HA2 के लिए बात करते हैं। हम लेंगे फॉर एसिड HA2। तो देखो जब हम लोग एसिड HA2 के लिए बात करते हैं, सबसे पहले इसको डिसोसिएट कर देंगे। मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है HA2 और ये डिसोसिएट हुआ और क्या बनाएगा, H प्लस प्लस A2 माइनस। फिर से वही कंडीशन, इनिशियल कंडीशन पर हमने मान लिया कि इसकी कंसंट्रेशन C2 है और इसकी 0 आफ्टर सम टाइम, मतलब एट इक्विलिब्रियम इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, C2 1 माइनस। अब यहाँ पर अल्फा 1 माना तो यहाँ पर हम लोग अल्फा 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2 अल्फा 2 और यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, C2 अल्फा 2। बाकी यहाँ पर कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या मान लेंगे, Ka2। क्लियर बेटा। सेम जैसे यहाँ पर मेथड अप्लाई किया यहाँ पर भी कर देंगे। तो क्या लिखना होगा, एट इक्विलिब्रियम Ka2 इक्वल टू, यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम मतलब अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। तो यहाँ पर Ka2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ A2 माइनस
डिवाइडेड बाई HA2। तो यहां पर H प्लस का वैल्यू कितना लिया है? H प्लस का वैल्यू है C2 अल्फा 2 इंटू C2 अल्फा 2, A2 माइनस का वैल्यू भी उतना ही होगा, तो यहां पर होगा C2 1 माइनस अल्फा 2, ये C2 कैंसिल, तो K A2 इक्वल क्या बनेगा? C अल्फा 2 का स्क्वायर। हम यहां पर फिर से मान लेंगे क्या? इफ अल्फा 2 इज लेस देन 1, तो हमारे पास ये सीक्वेंस आया। तो यहां पर अगर हम लोग अल्फा 2 का वैल्यू निकालते हैं तो क्या बनेगा? रूट ऑफ K A2 अपॉन यहां पर C2 है, C2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो देखो यहां पर दोनों ही एसिड के द्वारा हमने क्या किया? HA1 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 1 निकाल दिया और यहां पर HA2 का भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 2 निकाल दिया। अब हम लोगों को रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालनी है, तो इन दोनों का कंपैरिजन निकालना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, ले लो। हो गया? चलो देखो, तो जब हम लोग इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड फर्स्ट डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सेकेंड। मींस दोनों एसिड्स में जो H प्लस की कंसंट्रेशन होगी उसको हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? H प्लस वाई एसिड फर्स्ट डिवाइडेड बाय H प्लस वाई एसिड सेकेंड। तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना था? C1 अल्फा 1 अपॉन C2 अल्फा 2, ये आपका वैल्यू आया। अब हम लोग क्या करेंगे? अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू डाल देंगे। हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशंस के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने अल्फा 1 का वैल्यू निकाला, तो अल्फा 1 इक्वल टू क्या हुआ? अल्फा 1 इक्वल टू था रूट ऑफ K A1 अपॉन C1 एंड अल्फा 2 इक्वल टू क्या था? रूट ऑफ K A2 अपॉन C2। इन दोनों की वैल्यू को हम लोग यहां पुट कर देंगे। देखो जरा क्या होगा। नाउ रिलेटिव स्ट्रेंथ इक्वल C1 इंटू, अब यहां पर क्या है? अल्फा 1, और अल्फा 1 का वैल्यू क्या है? रूट ऑफ K A1 अपॉन C1। तो हम लोग लिख देंगे रूट ऑफ K A1 अपॉन C1 डिवाइडेड बाई अल्फा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? C2, और अल्फा 2 की जगह इतना रख देंगे रूट ऑफ K A2 अपॉन C2। अब क्या हुआ? हमें इस C1 और C2 को इस रूट के अंदर लेके जाएंगे ताकि इजीली क्रॉस हो पाए। तो क्या होगा? हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? रिलेटिव स्ट्रेंथ इक्वल रूट ऑफ K A1, और यहां पर C1 का स्क्वायर अंदर लेके जाएंगे तो इजीली वो रूट के अंदर जा सकता है, अपॉन C1, और फिर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ सेम केस K A2 C2 का स्क्वायर अपॉन C2। क्या करेंगे? ये एक C1 से एक C1 यहां कैंसिल, एक C2 से एक C2 यहां कैंसिल। तो अब हमारे पास जो रिलेटिव स्ट्रेंथ आया तो वो क्या बनेगा? रिलेटिव स्ट्रेंथ इक्वल टू रूट ऑफ K A1 C1 अपॉन K A2 C2। तो यहां तक हम लोगों ने निकाला। अब आपको एक बात याद रखनी है, हमने आपको क्या बोला? जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा, मतलब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सॉल्यूशन आर इक्विमोलर,
मींस दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है। यहां पर C1C2 क्या है, C1C2 एसिड Ha1 और एसिड Ha2 का कंसंट्रेशन है। अगर वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में है तो उनका कंसंट्रेशन आपस में क्या होगा, बराबर। मींस हम यहां पर मान लेते हैं क्या, एट कंडीशन ऑफ इक्विवेलेंट, इफ C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C, मतलब C1 और C2 की कंसंट्रेशन कितनी है, C है। तो जब यहां पर हम लोग CC रखेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली रिलेटिव स्ट्रेंथ कितना आएगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इक्वल टू आपका आएगा रूट ऑफ Ka1 अपॉन Ka2। अब हमने आपको एक पॉइंट और बताया था कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर डिपेंड करता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या, अल्फा 1 अल्फा 2। तो यहां पर हम लोग फाइनली लिख सकते हैं अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इक्वल टू रूट ऑफ Ka1 अपॉन Ka2। तो ये आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ का एक फॉर्मूला आया दो एसिड्स के कंपैरिजन पर। अब इसी तरीके से हम लोग बेस का भी निकालते हैं। तो जब बेस का निकालेंगे यहाँ पर Ka की जगह क्या हो जाएगा, Kb, यहाँ पर Ka2 की जगह क्या हो जाएगा, Kb2। ठीक है कोई बात नहीं। अभी आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग एक बार बेस का भी निकाल लेते हैं। हो गया बेटा, चलो देखो रखो। तो यहां पर क्या देखा गया, रिलेटिव स्ट्रेंथ फॉर वीक एसिड्स। वीक एसिड्स का रिलेटिव स्ट्रेंथ हमारे क्या निकला, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इक्वल टू रूट ऑफ Ka1 अपॉन Ka2। ये तो आपका पहला पॉइंट था। सिमिलरली रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक बेस। तो हम लोग बेस की बात करेंगे तो OH माइनस की कंसंट्रेशन की बात करेंगे। यहां पर जब वीक एसिड था तो H प्लस की कंसंट्रेशन लेके चले। फाइनली फॉर्मूले में कोई खास चेंजिंग नहीं होगी। यहां पर जब वीक बेस की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 रूट ऑफ, यहां पर Ka था, अब कांस्टेंट क्या हो जाएगा, Kb1, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस। यहां पर क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड अपॉन Kb2। तो इस फॉर्मूले से हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस को निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, इसको मैं रफ कर देता हूं और आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम लोग आगे चल पाए। क्लियर हो रहा बेटा, कमेंट्स बॉक्स में लिखना नहीं भूलना। चलो नोट कर लो। और हाँ, एक अनाउंसमेंट है, मैंने आपके क्लासरूम में आयनिक इक्विलिब्रियम का असाइनमेंट और आयनिक इक्विलिब्रियम के नोट्स PDF फॉर्म में डाल दिए हैं। तो आप लोग उसको एक बार जरूर देख लें और जो जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं उन कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करें। हमने बेसिकली क्या किया है, पूरे चैप्टर को हमने एक साथ ही लिंक कर दिया है। ठीक है बेटा, जिसकी वजह से क्या है, जैसे जैसे टॉपिक हम लोग पढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना और हमको बताते रहना कि सर हमारा इतना हो गया, हम इतना हो गया और हमारा इतना हो गया। ठीक है बेटा, चलो ताकि क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होती चलेगी, सिलेबस तो रनिंग चल ही रहा है। फिलहाल आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो बेटा, तो अभी हम लोगों ने रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस पढ़ा, किसमें, वीक एसिड में, वीक बेस में। लेकिन अगर हम लोग यही स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं तो आप लोगों ने फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड लिख लेना है। और स्ट्रॉन्ग एसिड पहले समझ लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड का रिलेटिव स्ट्रेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं। तो एक चीज समझ लो,
स्ट्रॉन्ग एसिड का रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालने का जो मेथड है वो अलग है। और जब हम लोग किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालते हैं तो उसका कंपैरिजन हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कंसेप्ट से डिस्कस करते हैं। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा जब हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ा था तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर का जब हम लोग कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे तो हमने क्या किया था, ईस्टर को H2O के साथ ऐड करके अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया था। बट वहां पर जो कंसंट्रेशन थी किसकी, एसिड की, वहां पर वो किसको वर्क कर रहा था, H प्लस एरो के ऊपर जो लिखा था किसको वर्क कर रहा था, कैटलाइज्ड को, मींस वहां पर वो कैटलिस्ट है। तो उस केस में कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन सा मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कौन सा वीक एसिड होगा, इस बात का कंपैरिजन हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कंसेप्ट से डिस्कस करते हैं, जो कि हमने आपको ईस्टर ऑफ हाइड्रोलिसिस केमिकल काइनेटिक्स में बताया था। फिलहाल स्ट्रॉन्ग एसिड्स को हम लोग पहले नोट कर लेते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट थ्योरेटिकल है, टाइम टेकिंग है, तो मैं फटाफट इसको लिख देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। देखो तो देखो बेटा क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इज ड्राइव्ड बाय स्टडीइंग रेट कांस्टेंट ऑफ ईस्टर हाइड्रोलिसिस और इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एसिड। मींस अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस की बात करें तो यहाँ पर दो प्रोसेस हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में पढ़े थे। कौन से, एक है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर और दूसरा है ईस्टर हाइड्रोलिसिस। तो ये दोनों ही कंसेप्ट में हम लोग रेट कांस्टेंट का डिस्कस करते हैं। तो जो हम लोग क्या करेंगे, उसका रेट कांस्टेंट निकाल देंगे और उस बेस पर हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। अब देखो एग्जांपल कैसे, एक बार इसको फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो क्या होगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इक्वल टू रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय फर्स्ट एसिड डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय सेकंड एसिड। हमने मान लिया कि अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ आपका अल्फा 1 अल्फा 2 है और फर्स्ट एसिड का रेट कांस्टेंट Ka1 है और सेकंड एसिड का रेट कांस्टेंट Ka2 है, तो अगर हमें रेशियो निकालना है, अगर हमें स्ट्रेंथ रिलेटिवली स्ट्रेंथ निकालनी है तो क्या फॉर्मूला बनता है, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इक्वल टू रूट ऑफ Ka1 अपॉन K2। फॉर्मूला सेम है, निकालने का मेथड भी सेम है, वैल्यू भी हम लोग सेम फैक्टर्स की यूज करते हैं, लेकिन बस यहाँ पर ये याद रखना है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड का हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालते हैं तो वहां पर जो मेथड है वो ओस्टरवाल्ड डाइल्यूशन लॉ नहीं या लॉ ऑफ अप्लाइंग मास एक्शन नहीं, बल्कि रेट कांस्टेंट काम करता है, वो भी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। चलो देखो अब एग्जांपल के तौर पे हमने मान लिया सबसे पहला हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, मान लो हमारे पास ये कंपाउंड है CH3COO C2H5 और हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, H2O के साथ ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये आपने इस तरीके की रिएक्शन देखी होगी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में जो हमने पढ़ाया था, तो ये करवाया था। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा और क्या बनाएगा, CH3COOH प्लस C2H5OH। तो ये आपका कैटलिस्ट है, ये क्या है, कैटलिस्ट। और इसी का रेट कांस्टेंट हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या लिखते हैं, रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय फर्स्ट एसिड। फर्स्ट एसिड के द्वारा इसका जो रेट ऑफ रिएक्शंस होगा उस टाइम जो रेट कांस्टेंट आएगा उसको हम लोग निकाल लेंगे। हाँ, अभी क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड करेंगे। दूसरा एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो लिखा है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में अगर हम लोग ले लेते हैं C12H22O11 और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6, यहां पर एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड का रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालने का तरीका था। तो ये आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत सिंपल है। अब एक चीज समझ लो, हम लोगों को
रिलेटिव स्ट्रेंथ के न्यूमेरिकल भी करने हैं, लेकिन ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पर ऑफ करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से चीजों को समझ लो। तो ये जो लेक्चर नंबर है हम पार्ट 1 और पार्ट 2 करके डाल रहे हैं, तो यहाँ पर ये पूरा लेक्चर पार्ट 1 में आएगा और पार्ट 2 जो है इसका अगला लेक्चर होगा। तो वो हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके न्यूमेरिकल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट लेवल पर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गारंटेड है, क्वेश्चन वहां से आता ही आता है। ठीक है बेटा, तो अभी आप लोग फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके अब जो न्यूमेरिकल है वो हम लोग अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे, और अगला लेक्चर आई मीन जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट्स बना लें, डिस्कस कर ले, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हमसे पूछ ले। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर अगला कंसेप्ट शुरू करेंगे। ठीक है, चलो बेटा, ओके, बाय।